अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सवालात व जवाबात, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लेते हैं पहला सवाल। डॉक्टर मोहतरमा का सवाल है, आजकल इतरी फल, माजून, खमीरा वगैरह मुरक्कब को गोली या कैप्सूल की शक्ल में बदला जा रहा है, ये कहाँ तक मुनासिब है? देखिए मोहतरमा, बात इस तरह से है कि जो भी खमीरा, माजून, इतरी फल वगैरह हैं, उनकी अपनी हर मर्ज़ के मुताबिक एक मकदार ख़ुराक तय है। तो अगर किसी खमीरे, माजून, इतरी फल वगैरह की मकदार ख़ुराक गोली या कैप्सूल की शक्ल में जितनी ज़रूरत है उतनी मरीज़ के जिस्म में पहुंच रही है तो कोई मुसायक़ा नहीं है, क्योंकि वक्त बदल रहा है, मर्ज़ बदल रहे हैं, हालात बदल रहा है, ज़रूरत बदल रही है। तो बदलने में, चेंज होने में, एडवांस होने में कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि तकरीबन हर दवा को बनाने के पीछे एक लॉजिक था, एक मसलहत थी। खमीरे को खमीरा बनाने के लिए भी कुछ बातें हैं जिसलिए खमीरा बनाया गया, या त्रिफल को त्रिफल बनाने के लिए वो बहस बात की है। फ़िलहाल की बात इतनी है कि अगर इन दवाओं को, इन मुरक्कबात को कन्वर्ट किया जाए और उनकी जो प्रॉपर डोज़ है उतनी डोज़ अगर गोली या कैप्सूल की फॉर्म में आ जाती है तो फिर कोई मुसायक़ा नहीं है। दूसरा सवाल है कि बदरका के बारे में बताएं। देखिए, बदरका बदरहा से बना है। उसका मतलब होता है मुहाफ़िज़, निगहबान, गाइड या हमसफ़र, साथ चलने वाला वगैरह वगैरह। बदरका को आयुर्वेद में अनुपान कहते हैं। तो बदरका हर वो चीज़ है जिसके साथ दवा खाई जाती है। मिसाल के तौर पे पानी सबसे बड़ा बदरका है, जिसके साथ हमेशा ही गोली, कैप्सूल, शरबत, माजून खाए जाते हैं। कभी खांसी, जुकाम, नज़ले, बुखार की दवाओं को हम गर्म पानी के साथ खाते हैं ताकि वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए। कभी कुछ दवाओं को, जैसे पेशाब के रास्ते की जलन है, ऐसी बात है, या लीवर की सोजिश है, तो उन दवाओं को हम ठंडे पानी के साथ खाते हैं, तो वो उस वक्त ठंडा पानी बदरका है। कभी गर्म पानी कभी बदरका होता है, कभी नॉर्मल पानी बदरका होता है। ये सबसे बड़ा बदरका है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और बदरकात होते हैं। अर्कियात दूसरे नंबर पे आते हैं, जिसको कि अक्सर अतिबा भूले रहते हैं। हर मर्ज़ का जब इलाज करते हैं तो उसके लिहाज से, ज़्यादातर मर्ज़ों के लिहाज से अर्कियात बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम स्किन डिजीज़ का इलाज कर रहे हैं और माजून उशवा या त्रिफल शात्रा या ऐसी कोई चीज़ दे रहे हैं, तो उसके साथ हम अर्क जरायता दे सकते हैं, अर्क मुंडी दे सकते हैं। अगर हम किस डाइजेस्टिव सिस्टम का किसी प्रॉब्लम का इलाज कर रहे हैं तो उसके साथ हम अर्क पुदीना दे सकते हैं, अर्क सौंफ दे सकते हैं और अर्क ज़ीरा दे सकते हैं। किसी लीवर की प्रॉब्लम का हम इलाज कर रहे हैं तो अर्क ब्रंजासिब दे सकते हैं, अर्क अफसनतीन दे सकते हैं, अर्क मको, अर्क कासनी दे सकते हैं। अगर दिल दिमाग की किसी प्रॉब्लम का इलाज कर रहे हैं तो उसके साथ हम अर्क गाउजुबा दे सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अर्कियात हैं जो हर मर्ज़ की दवा के साथ अगर दिए जाएं, यानी कि वो दवा ही उस अर्क के साथ अगर दी जाए तो वो बहुत कारामद होती है, मुफीद होती है। क्योंकि बदरका का मतलब ही यह है कि वो उस दवा को अपने गंतव्य तक पहुंचा दे, अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे और जल्दी से एब्जॉर्ब करवा दे। दो ही मकसद होते हैं इसके बदरका के, कि एक तो दवा अंदर चली जाए और दूसरा फिर जहाँ पे उसको एब्जॉर्ब होना है या जहाँ उसको यूज़ होनी है उस तक जल्दी से पहुँचा दे। ऐसी दवा उसके साथ लगाई जाए जो वहाँ पे जल्दी से वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो उसके साथ कभी वो छाछ भी होती है, कभी वो किसी फल का जूस भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे रोगन, ये भी अपने आप में बदरका होता है। मान लीजिए रोगन बाबूना है या रोगन अफसनतीन है या रोगन गुल है, तो अगर बाबूना को आप जिस्म पे लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन जब उस रोगन बाबूना का जब आप रोगन बना लेते हैं और उसकी मालिश करते हैं तो फ़ायदा होता है। इसका मतलब इस रोगन ने उस बाबूना की तासीर को अपने अंदर लेके जिस्म में जज्ब करवा दिया, तो ये बदरका है। ऐसे ही तो सिंपल सी बात यह है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दवा को इंसानी जिस्म के अंदर ले जाती है या बाहर लगाने के काम आती है, कैरियर कह सकते हैं आप, व्हीकल कह सकते हैं इसको, अनुपान, तो वो बदरका है। एक शब्द भंग का बदल क्या है? देखिए, भंग का बदल हमें नहीं मिला कभी। एक सवाल यह है कि एक कोई नुस्खा कितने दिन चलना चाहिए और कब रोक देना चाहिए, ये बातें कैसे पता चलें?
असल में देखिए बात यह है कि मर्ज़ कई तरह के होते हैं। 3 तरह के मर्ज़ की मैं बात करता हूँ। एक मर्ज़ ऐसा होता है जो बाहर से आता है, जैसे टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे अमराज़। तो इन अमराज़ की अपनी दवाएं और अपने टाइमिंग्स तय हैं कि इतने दिन में ये दवा देनी चाहिए, तो ठीक है ये दवा। कुछ अमराज़ ऐसे होते हैं जो कुछ चेंजेस की वजह से, मादी चेंजेस की वजह से पैदा होते हैं, जैसे कि वजह मफासिल है, या ब्रोंकिल है, ब्रोंकाइटिस है, या कहीं भी किसी मादे का इस्तेमा हो जाना। तो उसके लिए हम जब मुंजिज़ मुस्हिल का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमें पता है कितने दिन मुंजिज़ देना, कितने मुस्लिम देना है, और उसके बाद कब मरीज़ के सिम्टम्स इम्प्रूव हो गए और क्या। ये तजर्बे से आती हैं, बुक्स में अक्सर लिखी हुई नहीं होती है। बहुत सारी कमियां हैं जो होनी चाहिए, चेंज और इम्प्रूवमेंट, तो लेकिन उसका पता लगता है। लेकिन एक तीसरी तरह की बीमारी होती है जिसको आप डिसऑर्डर कह लीजिए, या सिस्टम की डिजीज़ होती है, जो थायराइड मान लीजिए, डायबिटीज़ मानिए, और इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उनके लिए आप पहले से तय नहीं कर सकते कि ये कितने दिन में किस मरीज़ को फ़ायदा हो जाएगा। कुछ मरीज़ों को कुछ टाइम में फ़ायदा हो जाता है, कुछ को ज़्यादा टाइम में फ़ायदा होता है, कुछ को फ़ायदा नहीं होता और हमेशा ही दवा लेनी पड़ती है। तो इस तरह से ये कुछ अमराज में, कुछ बातों में तो ये बात लागू होती है कि कौन सी दवा कितने दिन तक दी जाए, लेकिन सब अमराज पे एक उसूल बन जाए, एक सिद्धांत बन जाए, ऐसा नहीं है। और एक सवाल ये है कि लतीफ़ साहब का सवाल है कि हमने आमला मुनक्का ही सीखा है। जी हाँ, शुक्रिया, अल्लाह, आप सीख तो गए, हम तो सब भी सीख रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों एक सवाल था कि आमला मुकश्शर से क्या मुराद है। बात समझने की है, आमला मुकश्शर से क्या मुराद है, आमला मुकश्शर किसको कहते हैं, क्या होता है। तब इस सवाल का जवाब सिर्फ इस तरह से दिया जा सकता है कि आमला मुकश्शर का मतलब होता है आमला जिसकी गुठली निकाल दी गई हो। हालांकि 2-3 तरह से किसी भी मानी को समझा जाता है। एक लफ्ज़ी मानी होते हैं, और एक इस्तिलाही मानी होते हैं, एक लग़वी मानी होते हैं, एक मफ़हूम होता है। तो जब हम ये कहते हैं कि आमले के ऊपर चूँकि किसी भी तरह का कोई छिलका नहीं होता, इसलिए अगर मुकश्शर का इस्तेमाल हो रहा है तो आमला ख़ुद अपने आप में पोस्त के तौर पर इस्तेमाल होता है। जिस तरह से कि हड़ बहेड़ा को भी पोस्त कहते हैं, पोस्त हलेला, जर्द पोस्त हलेला काबली, या पोस्त बहेड़ा, यानी कि उस चीज़ को, तो ये भी उसी तरह का फल है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि आमला को हमेशा मुनक्का कहते हैं, या गुठली खारिज करदा कहेंगे, गुठली निकाला हुआ कहेंगे, गुठली दूर की हुई कहेंगे। तो सही तो यही है कि आमले से गुठली निकाल दी गई तो उसको आमला मुनक्का कहते हैं, यानी गुठली निकाला हुआ आमला जो कि इस्तेमाल में होता है। लेकिन अगर कहीं कभी किसी ने किसी अपनी किताब में आमला मुकश्शर लिख दिया तो उसको सॉरी, इस तरह से समझा जा सकता है कि ठीक है, वो यहाँ पर आमले का जो पोस्ट है, जो आमले का जो गूदा है, जो खुश, वो लेने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अगर इस्तिलाही तानी पे या लग़वी मानी के तौर पे बात करें, तो ज़ुबानी एतबार से बात करें तो वो ठीक नहीं है, मफ़हूम समझा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप कई जगह देखेंगे कि पोस्त तुरंज लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको कश्र लीमू भी लिखा हुआ मिलेगा। नींबू के साथ पोस्त नहीं लगता, जबकि तुरंज का भी पोस्त होता है, छिलका होता है, नींबू का भी छिलका होता है। लेकिन पोस्त तुरंज और कश्र नींबू, कश्र के मानी भी छिलके के होते हैं, पील, और छिलका छिलका। तो लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ें रिवाज में हो जाती हैं, किताबों में भी रिवाज चलता है कि कोई चीज़ कैसे लिखी जाती है तो वही चलती है। जैसे कि तीनों चीज़ें हड़ बहेड़ा आंवला जो हैं, ये तीनों फल हैं, तीनों सूखने के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, तीनों की गुठली निकाल दी जाती है। लेकिन दो को बोला जाता है पोस्त हलेला और या बलेला, और एक को बोला जाता है आमला मुनक्का, उसके लिए पोस्त नहीं बोला जाता। तो वो एक ये समझिए कि रिवाज दस्तूर या ऐसी हो गई है लिखने में, तो उसको आमला मुनक्का यानी आमले की गुठली निकाली हुई। तो अब हम फाइनली ये कह सकते हैं कि जब हमें सिर्फ बात समझनी हो तब हम आमला मुकश्शर को इस तरह से समझ सकते हैं कि जिसमें से गुठली निकाल दी गई वो आमला। वरना मुकश्शर के माने ये होते हैं कि किसी चीज़ का छिलका हटा दिया गया और अंदर का काम में लिया गया, और मुनक्का के माने ये होते हैं कि किसी चीज़ के अंदर की चीज़ निकाल दी गई और ऊपर की चीज़ इस्तेमाल की गई। ठीक है, एक में से बाहर की चीज़ हटा दी जाती है, अंदर की इस्तेमाल की जाती है, दूसरे में से अंदर की हटाई जाती है और बाहर की इस्तेमाल की जाती है। लेकिन समझने तक वो बात है, और जब लग़वी मानी आती है या इस्तिलाही बात आती है, डेफिनेशन की बात ये है, या कहें कि
पारिभाषिक शब्दावली की बात आती है तब हम आमलम नक्का कहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये वाला सवाल पूरा समझ में आ गया होगा। तो बस वो उस वक्त हमने सिर्फ इसलिए कह दिया था कि उसका मतलब क्या है वो समझा जाए, वरना आप जो कह रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं वो सही है। अब लेते हैं एक सवाल के, यूसुफ साहब का सवाल है कि मेरा मिजाज सफरावी है, इसके बारे में मैंने आपसे पूछा था यूट्यूब पर क्वेश्चन एंड आंसर्स में। देखिए, हमें अफसोस है कि हम इस बात का जवाब नहीं दे पाए और उसकी कुछ वजूहत थी, और इस बात के लिए हम एडवांस में माजरत पेश करते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो हमारा स्टेज है क्वेश्चन एंड आंसर्स का, जो ये सिलसिला है, वो इसलिए है कि यूनानी वाले प्रैक्टिशनर्स और आम वो लोग भी जो यूनानी के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ डाउट हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो दूर हो सकें जितना भी हो सके। लेकिन ये अगर हम अमराज के लिए इसको बना लेंगे तो फिर अमराज में तो बहुत लंबी कहानी होती है, बहुत सारी डायग्नोसिस करनी होती है, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। ऐसा कतई भी नहीं होता कि एक शख्स एक बात कहे और दूसरा उसके जवाब में दे दे और वो इलाज हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो कम से कम मुझसे नहीं होता। तो इसलिए हम चाहेंगे कि व्हाट्सएप सबके लिए पूरी तरह से खुला हुआ है, जितना भी हम कर सकते हैं करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऐसे सवाल और जवाब जो यूनानी और यूनानी से रिलेटेड बातें हैं, उसके लिए अमराज का हम बात नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें एक बार फिर से माजरत, अफसोस का इजहार भी। दूसरा एक सवाल और है कि मूसली सफ़ेद सतावर बदारी कद बिरवाला सिंघाड़ा बेवर सफ़ेद अस्कन कोज़ा बिसरी का मिजाज क्या रहेगा और ये क्या है, इसके फंक्शंस क्या होंगे। देखिए, मिजाज इसका गर्म व खुश्क रहेगा, थोड़ी सी गर्मी रहेगी इसमें, और मुगल्लिज़ रहेगा, मुक़व्वी बदन रहेगा, और जरियान जना व जरियान मर्दा में मुफीद रहेगा। लेकिन हम आपसे भी माजरत के ख्वाह हैं और हम अफसोस का इजहार भी करते हैं कि हम इस तरह की बातें इस स्टेज पे नहीं कर सकते। अगर हम नुस्खेबाजियों को ही बात करने लगेंगे तो फिर हमारा जो मकसद है वो फौत हो जाएगा। इसलिए हमारा इस स्टेज पे मकसद है कि आप सवालात करिए, जिन सवालों का जवाब हमें आता होगा हम दे पाएंगे, ज़रूर देंगे। लेकिन इस चीज़ों के लिए व्हाट्सएप पे पूरी तरह से खुला हुआ है, ओपन है, वहाँ जहाँ जितनी खिदमत हम कर सकेंगे करेंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि कितनी सारी जो है टाइम इसमें खर्च हो जाती है और सभी लोगों को सब तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं होता। और इतने के बाद भी बहुत सारे सवाल रह जाते हैं। तो इसलिए उम्मीद है कि इस बात को समझेंगे आप, इसको बिल्कुल भी कोई भी अदरवाइज़ नहीं लेंगे, इसका कोई मतलब नहीं निकालेंगे, इसको किसी भी तरह से इंटरप्रेट नहीं करेंगे। जो मैं कह रहा हूँ बस सिंपल इतना सही है कि ये स्टेज इस काम के लिए है और हम बाकी कामों के लिए दूसरी जगह को इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे आइए, आपका इस्तकबाल है। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।